समझदार मगरमच्छ, शेर और बंदर। बंदर की तो हमेशा से आदत रही है कि वो जंगल में रहने वाले सभी जानवरों की नकल उतारता था, मगर उसने कभी भी शेर की नकल नहीं उतारी थी, क्योंकि राजा शेर अक्सर अपनी गुफा के अंदर ही रहता था। एक दिन राजा शेर का जंगल में घूमने का मन हुआ। घूमते घूमते राजा शेर एक प्यारे से तालाब के पास आकर बैठ गया और अपने आप से बातें करने लगा। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। अभी राजा ने इतना कहा ही था कि तालाब के पास के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर उसकी नकल करता है और वही बातें दोहराने लगता है जो शेर कहता है। कितना सुंदर नजारा है। ये कौन बोला? ये कौन बोला? बंदर ने फिर से उसकी नकल उतारी। राजा शेर परेशान होकर खड़ा हो जाता है। कौन है ये बदतमीज? कौन है ये बदतमीज? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बंदर, तुम्हारी ये हिम्मत अभी बताता हूँ। बंदर, हाँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर बंदर उछलता हुआ दूसरे पेड़ और दूसरे से तीसरा पेड़ ऐसा करता करता जंगल के बीचों बीच तुरंत पहुँच जाता है। राजा शेर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। कल आना, कल तो तुझे जिंदा चबा डालूंगा। राजा को बंदर की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये सब होता हुआ मगरमच्छ पानी के अंदर अंदर बैठा देख रहा था। अचानक थोड़ी देर बाद राजा शेर वहाँ से गायब हो जाता है और बंदर वापस लौट आता है। मगर ये क्या, बंदर के हाथ पर चोट लग गई थी। ये ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे हाथों पर। मजे से लटक कर जा रहा था, कांटे वाली झाड़ियों में फंस गया। अरे वैद जी, कहाँ हो? मगरमच्छ जंगल का वैद था। मगरमच्छ पानी से निकलता है और बंदर की मरहम पट्टी करता है। मगरमच्छ बहुत समझदार था। उसने राजा शेर को पीछे से आते हुए देखा और समझ गया कि इस बार राजा शेर बंदर को कच्चा चबा जाएगा। समझदार मगरमच्छ ने बंदर को इशारा किया और कहा, जब तक मैं ना खाऊं चुप रहना। बंदर सर हिलाता है। तभी मगरमच्छ बंदर से कहता है, वाह, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं हमारे राजा जी के बारे में। मैं भी यही मानता हूँ कि हमारे राजा शेर से बेहतर इस जंगल में कोई जानवर नहीं है। मगर तुम आज जिस तरह से उनका मजाक बना रहे थे, जब मुझे बता रहे हो तो उन्हें भी मिलकर इस बात की माफी जरूर मांग लेना। अपनी बड़ाई सुनकर राजा शेर बहुत प्रसन्न हो जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। बाद में मगरमच्छ बंदर से कहता है, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, मगर याद रहे, अपने से शक्तिशाली का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। समझ गया। बंदर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाता है। जंगल में रहने वाला बाघ सुबह शाम सैर करने का शौकीन था। उसे जंगल के आसपास सैर कर कर वापस लौटकर जंगल में आना बहुत पसंद आता था। एक दिन ढलने वाला था और बाघ आराम से टहलता हुआ जंगल की तरफ लौट रहा था। अचानक उसे एक भयंकर आवाज सुनाई दी। अरे, ये कैसी आवाज है? मुझे लगता है ये इस दिशा से आ रही है। जाकर देखता हूँ। बाघ उसी दिशा की तरफ चलने लगता है जहाँ पर उसे आवाजें आ रही थी। बाघ ने छुपकर देखा, गाड़ी आती है और सफेद रंग के एक शेर को वहाँ पटक कर चली जाती है। अरे, इतने बड़े शेर को, और ये गाड़ी, लगता है ये तो शहर से आई है। गाड़ी के जाने के बाद बाघ तुरंत शेर के पास जाता है। शेर बेहोश हालत में था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हे भगवान, ये तो जिंदा है, मगर इस हालत में लगता है ये काफी ज्यादा उम्र का है, बुजुर्ग है। बाघ तुरंत अपने जंगल लौट कर आता है। रास्ते में उसे बड़ा हाथी मिलता है। उसे वो सारी बात बताता है। हाथी बाघ से कहता है,
तो हमें तो उसकी मदद करनी चाहिए। चलो चलो चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाथी और बाघ मिलकर सफेद शेर को अपने जंगल तक ले आते हैं। दिन रात सफेद शेर की सेवा करना अब बाघ और हाथी का नियम बन चुका था। मुझे बहुत चिंता है, ये ठीक कब होगा? बाघ कहता है, मुझे लगता है कुछ ही दिनों में इसे होश जरूर आ जाएगा। धीरे धीरे इलाज चलता रहा और एक दिन सफेद शेर को होश आ गया। पूछने पर सफेद शेर ने अपनी आप बीती बताई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जिंदा हूँ तो बस आपके कारण। मैं क्या बताऊं, असल में बचपन में ही जंगल से कोई शिकारी मुझे ले गया था और मुझे शहर के सर्कस में ही पाल पोस कर बड़ा किया गया। सारी उम्र शहर में निकाली है, सर्कस में लोगों को तमाशा दिखाता था। अब बूढ़ा हो गया हूँ, चलना फिरना मेरे बस की बात नहीं और करतब तो बिल्कुल नहीं दिखा सकता। इसीलिए वो लोग मुझे यहाँ छोड़ गए। मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहता, मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। बाघ हैरान हो जाता है और शेर से कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम यहीं रहोगे। तभी हाथी कहता है, बिल्कुल सही कहा, हमारे जंगल में इतना बुजुर्ग उम्र का कोई भी जानवर नहीं है। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप यहाँ पर जब तक चाहे रह सकते हैं। इतना प्रेम देखकर सफेद शेर वहीं रहने का अपना मन बना लेता है और उन्हें गले लगा लेता है। और एक बार उसे फिर से मौका मिलता है कि वो एक जंगल का जानवर होते हुए जंगल में रहे और जंगल में रहने के जीवन का आनंद ले। लंबे पैरों वाला चूहा। गर्भवती चूहिया बहुत जल्द अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। एक दिन उसका पति चूहा उससे कहता है, मेरी बात सुनो, मैंने सुना है कि अगर गर्भवती महिला बहुत खूबसूरत चीजें देखे तो बच्चे पर असर पड़ता है। तुम हमारे बच्चे को बहुत खूबसूरत पैदा करना। मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा जिराफ के साथ मत घूमा करो, कहीं वो भी इतना लंबा निकल आया तो। चूहिया ये बात सुनकर जोर जोर से हंसती है। कैसी बातें करते हो, मैं मानती हूँ कि जिराफ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे भाई की तरह है। हर रोज मैं उसी के साथ समय बिताती हूँ, मगर इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि हमारे बच्चे पर उसका असर पड़ेगा? मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। हाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारी जाति अलग है, हम जिराफ नहीं चूहा है। चूहे ने तो बहुत समझाया, लेकिन चूहिया कभी उसकी बात ही नहीं मानती थी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त जिराफ के साथ दिन भर जंगल में घूमती थी। एक दिन जब बच्चा होने का समय आता है तो चूहिया जोर जोर से चिल्लाती है, ये क्या हो गया? हे भगवान, अब मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी? थोड़ी ही देर में चूहा घर लौटता है और लंबी टांगों वाला चूहा देखकर वो हैरान रह जाता है। हाँ, ये क्या? ये किसका बच्चा है? चूहिया बहुत हैरान होकर अपने पति से कहती है, हाँ, ये हमारा ही है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि सारा दिन जिराफ के साथ घूमने के बाद हमारा बच्चा इतनी लंबी टांगों वाला होगा। अब तो हम इस बिल में रह ही नहीं सकते, हमें अपना घर जल्द से जल्द बदलना होगा। चूहा यह सब देखकर बहुत हैरान रह जाता है। मैं मानता हूँ ये मेरा बेटा है, मगर तुम्हारी संगत के कारण इसकी आकृति इतनी अजीब हो गई। अब बोलो जिराफ से कुछ करे। थोड़ी देर में जिराफ वहाँ आ जाता है और चूहिया से कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, आओ, बच्चे के लिए नया घर मैंने पहले से बना कर रखा है। मैं भी मन ही मन डरता था कि मेरी बहना सारा दिन मेरे साथ रहती है, कहीं ये बात सच ना हो जाए। आओ लंबी टांगों वाले चूहे, चलो नए घर में। जिराफ एक बहुत खूबसूरत सा बिल उस परिवार को दे देता है। अब चूहा और उसका परिवार खुशी खुशी नए घर में रहने लगते हैं। लेकिन लंबी टांगों के होते हुए ये बात जंगल के सभी लोगों को बहुत अजीब लगी। सभी ने चूहे से कहा,
ये तुम अपनी पत्नी को गलत कह रहे हो कि ये जिराफ के कारण हुआ है। चूहों में 100 साल के बाद एक चूहा लंबी टांगों का पैदा होता है। ये वही है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो चूहे। ये तुम्हारा बच्चा हमारे जंगल के लिए वरदान है। ये बात सुनकर चूहे के मन में प्रसन्नता छा जाती है। चूहा और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अब एकदम खुशी के साथ वो अपना जीवन जीने लगते हैं। राजा शेर जंगल में सालों से एक गुफा में रहता आया था। उसके पूर्वज भी उसी गुफा में रहा करते थे। एक दिन तेज तूफान और भूकंप के झटके आए और उसके अंदर पूरी गुफा टूटकर बिखर गई। जैसे तैसे राजा ने अपने परिवार के साथ किसी पेड़ के नीचे शरण ली। सुबह होने पर जब बाकी जानवरों की हालचाल पूछने के लिए राजा शेर और उनकी पत्नी निकले तो उन्होंने पाया कि बहुत से जानवरों के घर, पेड़ पौधे टूट चुके हैं। लेकिन जब बाकी जानवरों को इस बात का पता चला कि उनके राजा शेर भी अब बेघर हो चुके हैं, तब उन्हें इस बात की बहुत चिंता होने लगी। राजा शेर ने अपनी प्रजा से कहा, कल रात के भूकंप के कारण पूरा जंगल तहस नहस हो गया। मैं देख पा रहा हूँ दूर दूर तक बहुत से बड़े बड़े पेड़ तक टूट गए जो बरसों से हमारा साथ देते आ रहे थे। हमें बहुत दुख है, मगर अब हमें इस दुख से उभरना है। उसके लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। हर कोई अपने पड़ोसी के साथ कुछ दिन गुजार सकता है और धीरे धीरे अपना नया घर बना सकता है। राजा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि अचानक से एक चूहा बोल पड़ा, मगर महाराज, आपकी गुफा भी टूट चुकी है। आपको अपने घर में कहाँ रखें? हम सबके घर तो बहुत छोटे हैं और आप हमारे महाराजा हैं। हमें बहुत दुख है। अब हम क्या करें? चूहे की बात सुनकर मुर्गी ने कहा, महाराज, चूहा बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारे छोटे छोटे घर में आप जैसे महाराज कैसे रह सकते हैं? राजा अपनी प्रजा से खुश होकर कहता है, आप लोगों को मेरी इतनी चिंता है, यह सोचकर ही मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कोई बात नहीं, आजकल तो ज़माना बदल गया है। मैंने देखा है आसपास के मेरे मित्र जंगल में तो रहते हैं, मगर राजा होने के कारण अब वो गुफा में नहीं, लकड़ी का घर बनाकर रहते हैं। मगर अफसोस, मुझे तो लकड़ी का घर बनाना नहीं आता। मुर्गी तब कहती है, महाराज, मुझे आता है। आप आज्ञा दें, हम सब मिलकर आपके लिए सुंदर सा लकड़ी का घर बना देते हैं। ठीक है मुर्गी, तुम अध्यक्षता करो और हमारे लिए सुंदर सा लकड़ी का महल तैयार करो। मुर्गी एक बहुत अच्छी कारीगर थी। उसने सभी पशु पक्षियों को अपने साथ शामिल कर लिया और कुछ ही दिनों में राजा के लिए खूबसूरत लकड़ी का घर बना डाला। राजा शेर उस घर में जाकर बहुत खुश था। उसने कहा, अरे वाह, इसीलिए कहते हैं हर आपदा के बाद कोई ना कोई खुशी जरूर मिलती है। हर मुसीबत के आगे नया रास्ता निकल ही जाता है। हमारी प्यारी मुर्गी बहन ने इतना सुंदर खूबसूरत घर बनाकर हमें बहुत खुश किया। आज से मैं यहीं रहूंगा। आप लोग भी अपने नए घरों में जल्दी रहना शुरू कर दें और भगवान की आराधना करें कि दोबारा हमारे जंगल में इस तरह की आपदा कभी ना आए। सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगते हैं। जंगल में रहने वाली काली भैंस, जिसे सब शालू कहा करते थे, बहुत खूंखार थी। उसे हर समय बहुत गुस्सा आया रहता था और चलते फिरते हर किसी जानवर को ठोकर से गिरा दिया करती थी। उसे लोगों को चोट पहुंचाने में बहुत मजा आता था। हाँ, कैसे चल रहे हो? हटो यहाँ मेरे रास्ते से। भैंस का ये गुस्सा देखकर जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगते थे। मगर वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक बहुत प्यारी गैया रहा करती थी। उस गाय का नाम था ममता। जैसा नाम वैसा ही व्यवहार।
ममता बहुत प्यारी थी। हर किसी को प्यार, मोहब्बत और ममता दिया करती थी। जंगल में जब भी किसी जानवर को चोट लगती तो वो ममता के पास पहुंच जाया करता था। एक दिन काली भैंस ने एक छोटे से बंदर को लात मार दी। बंदर बुरी तरह से घायल हो गया और रोता रोता ममता गैया के पास। अरे तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं, वो शालू भैंस ने चलते चलते मुझे ठोकर मारी। मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा था। देखो ना कितना खून बह रहा है। अरे अरे बहुत बुरा हालत है। आ जाओ, मैं तुम्हें मरहम पट्टी लगाती हूँ। गैया उसके जख्म पर मरहम पट्टी लगाती है और उसे दूध पिलाती है। साथ में 2 केले खाने के लिए देती है। बेचारा बंदर भूख से तड़प रहा था। उसने तुरंत दूध पिया और केले खाकर बोला, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। ये शालू भैंस बहुत बुरी है। भगवान इसे एक दिन सजा जरूर देगा। और इसी तरह आए दिन भैंस के मारे जाने के कारण कोई ना कोई ममता के पास आता ही रहता था। तेज तूफान आने के कारण भैंस का अपना बच्चा एक पेड़ के नीचे आ जाता है और उसकी टांग फंस जाती है। वो जोर जोर से कराहने लगता है, बचाओ बचाओ, माँ माँ। अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ तुझे? भैंस उसे बचाने की तो बहुत प्रयास करती है लेकिन बचा नहीं पाती। उसकी एक टांग में बहुत बुरी तरह से जख्म हो जाता है। शालू जोर जोर से रोने लगती है। मुझसे गलती हो गई, अब मेरे बच्चे की मदद तो करो। तभी एक खरगोश कहता है, मदद तो सफेद गैया कर सकती है। ममता गाय सबकी मदद करती है। भैंस हमेशा से ममता गाय को अपना दुश्मन समझती थी, लेकिन हार कर अपनी दुश्मनी भुलाकर भैंस अपने बच्चे को लेकर ममता गैया के पास पहुंचती है। ममता उसके बच्चे को देखते ही कहती है, अरे 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 कितना गहरा जख्म है। लाओ अभी मरहम पट्टी कर देती हूँ। ममता का इतना प्यार, इतना लगाव और इतनी सेवा देखकर अब शालू पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपने बच्चे का पूरा इलाज ममता से ही करवाया और आखिर में गैया से कहा, मुझे माफ कर दो, और तुम्हें जो अपना दुश्मन समझती थी वो तो मेरी भूल थी। तुम तो मेरी बहन हो। गाय और भैंस आपस में गले मिलती हैं और यह दृश्य देखकर बाकी सभी जानवर सुकून की सांस लेते हैं।